नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 13 जून है और एनटीपीसी का आज 2 शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है। उसमें से जो सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ताकि अगर आपकी आने वाले टाइम में एनटीपीसी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट हो सके। स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पहले से जानते हो तो अपना टाइम आप खराब नहीं करें। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो सर मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे घन और घनाभ से रिलेटेड, यानी क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, पहले घन और घनाभ का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में पूछे हैं, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम किसके पढ़ेंगे, घन घनाभ का कॉन्सेप्ट। और ये इसके अलावा अगर हम बात करें कि और रेलवे में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, नंबर सिस्टम का क्या रहा। सर नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना आपके पास, वो इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कुछ क्वेश्चन पढ़िए आप। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन थे, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपके पास। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल 20 है, तो भाज्य बताइए। तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप बात करोगे सर एचसीएफ और एलसीएम के किस तरीके से, तो इस तरीके का एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चंस बना था आपके पास। और भी काफी टाइप के क्वेश्चंस बने थे, और आप कुछ क्वेश्चनों की यहाँ झलक देख लीजिएगा। और फिर अगर ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बने रहिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में आपके पास जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि रेलवे ने पहले भी काफी बार पूछे हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको ये टैग भी इसलिए लगा रखे कि आपको ये समझा दिया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं आया पेपर में जो कि आपके पास है कोई नया हो। अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है और आपने पिछले पेपरों को सॉल्व किया है तो आप बिल्कुल इजीली तरीके से पेपर को पास कर पाते हो। कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन आई थी, तो आप भी जानते हो इस बात को कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन आती है। और हम बात करें किसी आयु संबंधी के, तो आयु संबंधी के एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो। आयु संबंधी पे ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हो मध्यानुपाती कार्य, इनका भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से हम कुछ और समय कार्य के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समय दूरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझना चाहते हो तो आपका स्वागत है बिल्कुल क्लास में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ये है। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका एचसीएफ 5 है, तो इनका एलसीएम कितना होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का, और बिल्कुल इजीली तरीके से आप इसे समझ पाओगे। यानी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, आपको जो संख्याएं दे रखी है वो किस में दे रखी है, सर रेशो के फॉर्मेट में दे रखी है। और कभी भी अगर संख्या आपको रेशो के फॉर्मेट में दे रखी होती है तो आपका ये फर्ज बनता है कि उनके साथ आप एक्स मानोगे। यानी पहली संख्या इतनी है और दूसरी संख्या आपके पास है इतनी है। अब इनका आपको क्या निकालना है, आप एक काम करिएगा, इनका एलसीएम भी निकाल दीजिएगा। इनका क्या निकाल दीजिएगा, एलसीएम भी इन दोनों संख्याओं का। और इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ भी निकाल दीजिएगा, यानी में से भी निकालना है आपको और ले से भी आपको निकालना है, इन दोनों का, 5x का और 4x का। आप बताइएगा, चलिएगा 5x का और 4x का में से कितना आएगा, सोचिएगा। तो आप ये कहोगे सर में से वो होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, यानी इन दोनों में जिसका भाग चला जाए। तो 5x में और 4x में किसका भाग जाएगा, तो आप ये कहोगे सर 1x का जाएगा। तो बिल्कुल इनका एच शेप 1x आएगा, जिसको हम लिखते नहीं है, केवल हम x लिखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं सर इनके अगर हम एच शेप यानी में से की बात करें तो वो x आएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 5 और 4 दोनों सह अभाज्य संख्याएं जिनका में से एक आ रहा है, तो ले से निकालने के लिए इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो कि इसको इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास है 20। लेकिन गलती से आप ये 20x आएगा, गलती से ये मत कर दीजिए कि सर 20x स्क्वायर आएगा, नहीं, बल्कि 20x आएगा। तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों अंक आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, बाकी x मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास है ये 20x आएगा। अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, क्वेश्चन ने आपको ये दिया कि HCF 5 है,
जबकि HCF हमारा कितना आ रखा है, x आ रखा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास x का जो मान है वो 5 है। अगर x का मान आपके पास है 5 है तो जिसका भी आपसे मान पूछा होगा आप उसका मान बता दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आप सबसे छोटी संख्या बताइए तो बता दीजिए। अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप x का मान यहाँ रख दीजिए, सबसे छोटी संख्या 20 आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के लिए आप x का मान यहाँ रख दीजिए, यानी 25 आपके पास सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए तो आप खुद बताइए इसको मान को कहाँ रखोगे। सर इसके मान को हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है 20 और x का मान कितना आपके पास है, सर x का मान 5 है। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100। किस ऑप्शन में आपके पास है, आपके पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चनों को बनाना है। आपको ये घबराना नहीं है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से आ जाता है, जैसे 3 रेशियो आ गया तो अब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली तरीके से फिर से बना पाओगे आप। एक बार फिर समझ लेते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन हम। देखिए ये सारे क्वेश्चन वो है जो पहले आ चुके हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आप बिल्कुल आराम से उसी का रिवाइज करके और एग्जाम देने जा सकते हो, क्योंकि नया कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है रेलवे में। जो पिछले जो पेपर हैं उन्हीं के बेस पर पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास हैं। जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन है कि सर 3 संख्याओं का अनुपात है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि अगर संख्याएं आपको रेशियो के फॉर्मेट में दे रखी है तो हमको इनके साथ में x मानना होता है, ठीक है। आगे क्या कहा है, उनका मैस है आपके पास 18 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। वैसे तो आप सीधे गुणा कर सकते हो कि सर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास से कितना आएगा, 306 आएगा, डायरेक्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको मैसे दे रखा था, आपको कितना दे रखा है 18, और इनका मैसे सबका 1 आएगा, इनका में से कितना आएगा 1। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या पूछ लिया जाए, वापस से ले से पूछ लिया जाए तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास पहली संख्या कितनी है, 17x है, दूसरी कितनी आगे पास है 25x है, और तीसरी कितनी आगे पास है, सबके साथ x मानिए हम। अगर हम इन सब का क्या निकालते हैं सर, इन सब का अगर हम में से निकालते हैं तो हमारे पास है x आता है, और जो x का जो मान आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। मतलब ये बात कन्फर्म है कि जहां पर x है वहां पर हम 18 आराम से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या बताने के लिए क्या करोगे, चलिएगा बताइएगा। यानी सर इस x के मान को हमको यहाँ रखना है, और सबसे बड़ी बताने के लिए इस x के मान को कहाँ रखना है, आपको यहाँ रखना है। तो हम ये कह सकते हैं सर सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा आपके पास में 17 इंटू 18। अब आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास है 8 7 56, यानी लास्ट का अंक 6 आएगा, और वो केवल एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर हमारे पास है 306 एकदम राइट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि कल अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके नहीं आओगे एचसीएफ और एलसीएम का। अब ये आपका होमवर्क है, आप अपना जो भी कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइएगा इसको सोल्व कर करके कि क्वेश्चन क्या है आपके पास, आराम से पढ़ लीजिए। दो संख्या इतने के अनुपात में, इनका एचसीएफ इतना है तो इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ एचसीएफ हो सकता है एलसीएम भी दे रखा हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो वहाँ कुछ भी एलसीएम दिया होता, अब आप ये कहोगे कि सर आपने 2 क्वेश्चन करा दिए, मान लीजिए आपको यहाँ एलसीएम दिया होता, और एलसीएम कितना भी दिया हो रहता, जैसे मान लीजिए आपको कितना दिया हो रहता 8 7 56, तो 100 और कितना दिया होता 28 दिया हुआ होता, और आपसे सेम पूछता कि बड़ी संख्या बताइए, लेकिन इस बार एलसीएम दिया है। तो आपको क्या करना है सर, ये आपके पास है 7x और ये 8x है, तो हम कह सकते हैं सर सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपके पास है, सर हमारे पास है 56x आएगा। कितना आएगा, हमारे पास है 56x आएगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर 56x का जो मान हमको दे रखा है ना वो 128 दे रखा है, तो 56x बराबर कितना हो जाता है आपके पास, 128 हो जाता। तो फिर इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, सर हमारे पास है 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 2 बार। सही है क्या, 56 का डबल देख लीजिए कितना होता है, नहीं डबल आपको लिखना पड़ेगा, 6 दूनी का 12 हासिल किए 10 और 11 112। 56 का डबल कितना होता है 112, तो आप 128 नहीं लिखे यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी जो उससे कट जाएगी, ऐसी संख्या आएगी जो इससे क्या कट जाएगी आपके पास है 56 से यहाँ पर कट जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर मान लीजिए आपको 112 दे रखा है, तो x का मान हमारे पास है कितना आ गया 2। अगर x का मान आपके पास 2 आ गया तो कोई भी संख्या आप छोटी संख्या निकाल सकते हो, बड़ी संख्या निकाल सकते हो, आप में से निकाल सकते हो। जैसे इसने बड़ी संख्या पूछे तो 2 के मान को यहाँ रख दो 16 हो जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 14। तो यहाँ मान लीजिए आपको एचसीएफ दे रखा है तब भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, एलसीएम दे रखा है तब भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ के बराबर करिएगा इसको, यानी पहले एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ के बराबर एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम निकाल के एलसीएम को एलसीएम के बराबर करिएगा।
क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि किसी भी तरह की कोई समस्या इस क्वेश्चन में आपको नहीं आएगी, आप इसके हिसाब से आंसर बताओगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं नॉर्मल से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पर, कि नंबर सिस्टम में एक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या है, आखिरकार इन क्वेश्चनों के पीछे की क्या कहानी है। देखिए, आपने जब भी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया होगा कक्षा 7 या 5 से हम बात करते हैं, तो एक भाग की नॉर्मल सी प्रक्रिया पढ़ी होगी। और भाग की नॉर्मल सी क्या प्रक्रिया पढ़ी होगी कि सर जिसका हम भाग देते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसका हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम भाजक। और जिसमें भाग देते हैं, जिसमें आप भाग देते हो उसे आप क्या कहोगे सर, उसे हम भाज्य कहेंगे। और जितनी बार भाग जाएगा उसको आप क्या कहोगे सर, उसको हम भागफल कहेंगे। क्या कहेंगे, भागफल। और जो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा, उसे आप क्या कहोगे सर, उसे हम शेषफल कहेंगे। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो भाज्य आपको दिखाई दे रहा है ना, इस भाज्य के ये 3 अलग अलग पार्ट है। क्या कहा मैंने आपसे कि ये जो आपको भाज्य दिखाई दे रहा है, इस भाज्य के ये 3 अलग अलग पार्ट हैं। अगर आपको इस भाज्य का मान निकालना है तो इन पार्टों को मिलाना पड़ेगा। अब मिलाने का क्या तरीका है, मिलाने का ये तरीका है कि ये तो होगा इससे मल्टीप्लाई और ये इसमें हो जाएगा ऐड, तो तब जाकर के एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास है कि सर अगर मान लीजिए हमको भाज्य का मान निकालना है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपके पास है भाजक इनटू क्या हो जाएगा आपके पास है भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है शेषफल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट इससे परिचित होंगे, बिल्कुल बहुत बेसिक वाला और बचपन का फॉर्मूला है। यानी हम ये कह सकते हैं सर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है हमारे पास है, शेषफल होता है। चलिएगा, आइएगा और हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल हमारे पास है 13 आता है, तो वह संख्या आपको बतानी कि वह संख्या कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से तसल्ली से ये जो भाग की प्रक्रिया होती है इसको जमाइए। किसी संख्या को, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, हम x मान लेते हैं। किससे भाग देना, आपको 38 से भाग देना है। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा आपके पास है 24, और शेषफल कितना आएगा आपके पास सर, शेषफल हमारे पास 13 आएगा। इस x का मान निकालना है, तो इस x का मान हम कैसे निकालेंगे सर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी 38 को आपको मल्टीप्लाई करना है 24 के साथ में, और शेषफल को आपको ऐड करना है। तो आप ये कह सकते हो पहले मल्टीप्लाई करोगे, भाई पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में ही ऐड करोगे ना आप, तो करिए। 24 अट्ठे कितना होता है आपके पास है, तो आप ये कहोगे 192, हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 19। 24 ये कितना होता है आपके पास है 72, इसमें आप जैसे ही 72 ऐड कर दो कि कितना हो जाएगा आपके पास है 91। यानी सर ये 912 हो गया यार, प्लस आप 13 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास है 925। कितना आएगा आपके पास है 925 आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं दे करके और आपको थोड़ा बहुत घुमा देता है क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। अब आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है आपका दिमाग खराब होने लगता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा बिल्कुल आप घबराइएगा मत ऐसे क्वेश्चनों में। ये तो कन्फर्म है कि सर हमसे इसने भाज्य पूछा है, और भाज्य का हम फॉर्मूला भी जानते हैं। भाज्य का फॉर्मूला कैसे जानते हैं कि सर भाज्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है भाजक, क्या होता है हमारे पास है भाजक, इनटू क्या होता है आपके पास है भागफल, और प्लस क्या होता है बताइएगा, अरे बोलिएगा क्या होता है आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर शेषफल होता है। अब जिसका मान दे रखा है उसका तो लिख दो इसमें, और जिसका नहीं दे रखा है उसको छोड़ दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर हमको सिर्फ एक चीज़ का मान दे रखा है कि शेषफल का मान कितना है, हमारे पास हम 20 है, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सर शेषफल का मान हमारे पास 20 था तो 20 रख दिया। आगे की लाइन इसने कहा सर भाजक है ना, भागफल का तो 4 गुना है, ये जो भाजक है इसका तो 4 गुना, लेकिन हमको ये भागफल का पता नहीं है कि भागफल है कितना, तो इसको छोड़ो। और शेषफल का 3 गुना है, देखिए क्या कहा आपसे, शेषफल का कितना गुना, 3 गुना। कौन, ये भाजक। आप बताइए शेषफल आपके पास है 20 है, और इसका 3 गुना आपके पास है ये है। अगर हम इसका 3 गुना करेंगे तो बताइए क्या ये 60 आएगा कि नहीं आएगा। स्पष्ट रूप से क्वेश्चन ने कहा है ना कि शेषफल आपके पास है 20 है, और इसका 3 गुना आपके पास है ये है, तो हम ये कह सकते हैं सर अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 60 आ जाएगा। अब हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कि ये इसका 4 गुना था, तो जैसे ही हम इसमें 4 का भाग देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 है,
ये कितना आपके पास है 15 है। 15 क्यों है? क्योंकि आप देखिए 15 का 4 गुना आपके पास है ये आ गए, क्योंकि इतना तो कॉमन दिमाग हम लगा ही सकते हैं ना। जब हमारे पास है ये शेषफल है और ये है आपके पास है, अब ये कह रहा है कि इसका ये 4 गुना है तो इसमें 4 का भाग दे दो, उसका वो तो छोटा ही है। भाई ये तो आप कन्फर्म कह चुके हो कि सर अगर ये 60 है ना तो इससे तो छोटा है ये। और कितना गुना छोटा है सर? 4 गुना छोटा है। 4 गुना छोटा है तो इसमें 4 का भाग दे दो 15 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया आपके पास है? सर पहले गुणा होता है फिर जुड़ेगा, तो 15 छिके कितना हो जाएगा आपके पास है 90, यानी कि 900 प्लस 20 आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास है 920 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए क्या किसी भी तरह की कोई समस्या आपको दिख रही है क्या? यानी उम्मीद कर रहा हूं मैं कि एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके नहीं आओगे। तो चलिएगा फिर और कुछ क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इजीली तरीके से बना पाओगे। मैं आपको इसमें 2 तरीके समझा देता हूँ, एक तो 100 वाला मेथड, यानी 100 वाले मेथड से हम कैसे बनाएंगे, और एक रेशियो वाले मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्या है? किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें से पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि। इस क्वेश्चन को हमने ऐसा लिया कि दोनों बार वृद्धि है, जबकि क्वेश्चन आज ऐसा पूछा गया था एक बार वृद्धि थी और एक बार कमी थी। एक बार वृद्धि थी और एक बार क्या थी? कमी। तो उससे कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जैसे 20% की वृद्धि है तो 120/100 लिखेंगे, अगर 20% की कमी है तो हम क्या लिखेंगे? 80/100 लिखेंगे। तो चलिएगा आप पहले तो यहां पर कर दीजिए जो 100 वाला आपका मेथड होता है उससे। 100 वाले मेथड से कैसे करोगे? सर एक गांव की जो जनसंख्या थी ना वो कितनी थी आपके पास है? सर वो थी हमारे पास है 4 लाख। कितनी थी आपके पास है? 4 लाख। अब वो कह रहा है कि पहले साल 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ जाए कितनी हो जाएगी? 120 बटे कितना कर दोगे? 100। मैंने कहा ना अगर कम होती तो 80/100 कर देते हैं हम, गुणा का निशान। दूसरी साल 30% की वृद्धि हो गई तो 130 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। अब आप इसमें काटापीटी कर लीजिए, यानी सर सीधे 4 जीरो से आप 4 जीरो काट सकते हो, तो 1 2 3, यानी ये तो कन्फर्म है सर लास्ट में 3 जीरो आएगी, 1 जीरो 2 जीरो और ये 3 जीरो। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, क्योंकि इसमें तो 4 जीरो है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और इनका यूनिट डिजिट एक का 4 है, एक का 5 है, यानी अब हम लास्ट के अंक से आंसर पता कर सकते हैं। तो पूरा मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना। तो लास्ट का अंक कैसे? सर इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, ये रहा आपके पास है, क्योंकि जीरो का तो हमने सबका हिसाब कर लिया। तो ये हो जाएगा 6 और 6 इंटू 6, 6 चक्कू 24, यानी सर लास्ट में हमारे पास 4 आएगा। इसका मतलब आप कंफर्म कह सकते हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास आंसर? हमारे पास ये हो जाएगा। अब आप एक बार इसको रेशियो वाले मेथड से और समझ लीजिएगा कि रेशियो वाले मेथड से कैसे करें। चलिएगा अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहोगे तो रेशियो मेथड से क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा। यानी कि सबसे पहले अगर आपको रेशियो मेथड से कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो पहली स्टेप क्या होती है? सर फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होती है कि जो भी परसेंटेज आपको दिया है उसकी आप फ्रैक्शन बनाइएगा, उसकी आप भिन्न बनाइएगा, और अगर वृद्धि शब्द है तो उसके आगे प्लस लिखिए और कमी शब्द है तो उसके आगे आप माइनस लिखिएगा। जैसे इसने कहा कि 20% की वृद्धि है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20% की वृद्धि की, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? तो आप ये कहोगे सर प्लस का 1/5 होती है। और दूसरी फ्रैक्शन है आपके पास है, दूसरी वृद्धि आपके पास है 30%, तो आप ये कह सकते हो प्लस का हो जाएगा आपके पास है 3/10। इसमें तो शायद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब क्वेश्चन को आपको जमाना कैसे है? क्वेश्चन को ऐसे जमाना है कि पहले जो जनसंख्या थी वो 5 थी, पहले जनसंख्या कितनी थी? 5। इसमें परिवर्तन हो गया, यानी कि इसमें क्या हो गई? वृद्धि। वृद्धि कितनी हो गई आपके पास है? 1 की। तो जो जनसंख्या पहले 5 थी वह जनसंख्या अब 6 हो गई। अब आप इस फ्रैक्शन को पढ़िए, यानी कि ये जो नीचे की संख्या है ना ये प्रारंभिक राशि है। हर में जो राशि लिखी हुई रहती है वह हमेशा मूल राशि कहलाती है, वह ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है, वह हमेशा प्रारंभिक राशि कहलाती है। और ऊपर जो लिखा हुआ है आपके पास है ये इसका परिणाम है, यानी कि ये 5 का 20% कितना होता है आपके पास है? 1 है। तो ये 5 का 20% है, ये 10 का 30% है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले जनसंख्या कितनी थी? इतनी, इसमें वृद्धि हो गई कितने की? 3 की, तो हमारे पास है 13 हो जाएगी। एक तरीका तो यह है कि आप इसको तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा तरीका यह है जितना आप काट सकते हो काट लीजिए। जैसे 2 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा? 25, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास है? 39। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी। अब जनसंख्या कितनी आपके पास है? इतनी है।
अब आप ये कह सकते हो कि सर ये जो जनसंख्या है ना आपके पास है, ये आपके पास है वर्तमान की जो जनसंख्या है ना आपके पास है वो है, और ये जो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि के बाद की जो जनसंख्या है ना वह ये न्यू वाली आपके पास है जनसंख्या है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका मान कितना दिया हमको, इसका मान हमको दिया है 4 लाख। 4 लाख ही है ना, 4 लाख है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं सर 4 लाख का जो मान हमको दिया है यूनिट में, वो कितना दिया है हमको 25। और आपको मान किसका निकालना सर, हमको इसका बढ़ी हुई जनसंख्या का मान निकालना है। तो 39 का हमको मान निकालना है। आप काट सकते हो इसको, 25 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 16 बार। अब वापस से आप कह सकते हो कि लास्ट में आपके पास है 000 तो आएगी ही आएगी। और देखिए 9 को आप जैसे ही 6 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आपके पास 4 आएगा। इस तरीके से आपके पास है करेक्ट आंसर फिर से वही आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप रेशो वाले मेथड से करिएगा, चाहे आप 100 वाले मेथड से करिएगा। इसी तरीके का हमने एक और क्वेश्चन लिया है आपके प्रैक्टिस के लिए कि एक शहर की जनसंख्या आपके पास इतनी है, यदि यह 16.2/3% की दर से बढ़ती है तो 2 साल के बाद में जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले 16.2/3% की फ्रैक्शन आप निकालिएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास है, तो आप ये कहोगे 1/6। और ये क्या हो रही है आपके पास वृद्धि है, तो ये लीजिए अब 2 साल है। यहाँ पर कितना साल है आपके पास है, 2 साल है। तो क्वेश्चन कैसे जमेगा, यानी सर पहले जो जनसंख्या 6 थी वो कितनी हो गई आपके पास है 7, जो 6 थी वह कितनी हो गई आपके पास है 7, इस लाइन का गुणा 36, और इसका मान कितना आपके पास है 49। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये पहले की जनसंख्या है, इसका मान हमको दिया है, इसका मान हमको दिया है, और इसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना है। तो हम एक फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे, दी गई राशि बट्टे में उसकी यूनिट, और जिसका मान निकालना होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर एक शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी थी हमको, 36,000 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी हमको, 36,000। और जबकि यूनिट के हिसाब से कितनी दे रखी है आपको, 36 दे रखी है। आपको किसका मान निकालना है, आपको इसका मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये कट जाएगा आपके पास है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है 49,000, एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। काफ़ी बार क्या होता है, ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पास है, ऐसे क्वेश्चनों में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक शहर की जनसंख्या आपके पास है 36,000 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक शहर की जनसंख्या कितनी आपके पास है, इतनी है। तो आपको ये बताना है कि हर साल इसमें कमी दी हुई रहती है, काफ़ी बार कमी दी हुई रहती है। तो कमी में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ माइनस करना है। जैसे ये 6 था तो यहाँ 5 लिखना है, 6 था तो ये 5 लिखना है। अगर 2 साल की जगह 3 साल भी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, 3 बार आप इस तरीके से लिख सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, आयु संबंधी का है, जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आयुष और अनमोल की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:7। आप लिखिएगा एक कौन है आपके पास है सर, एक तो है आपके पास है आयुष, दूसरा कौन है आपके पास है सर, दूसरा अनमोल है। इनकी आयु का अनुपात आपके पास है 2:7 है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपको ये नहीं दे रखा है ना कि ये 2:7 कब की आयु है, जैसे इसमें नहीं दे रखा है कि इनकी आयु का अनुपात दिया है कि 2:7 है, तो आप इस आयु को वर्तमान आयु मानोगे। यानी आप ये कह सकते हो कि सर ये जो आयु है हमारे पास है, ये कौन सी आयु है, उनकी वर्तमान आयु है, ठीक है। और 4 साल के बाद, यानी आप ये कह सकते हो 4 साल के बाद तो +4 वर्ष कर दीजिए। अगर 4 वर्ष पूर्व होता तो हम -4 कर देते हैं। और 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना आपके पास है, 3:8 है। तो आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आप ये बताइए उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। एक और क्वेश्चन हमारे पास बनता है जिसमें आपके पास है इनका जो गैप होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सेम है, तो ये इजी बनेगा। यानी जिसकी आयु पहले 2 थी वह कितनी हो गई आपके पास है 3, और जिसकी आयु 7 थी वह कितनी हो गई आपके पास है 8। आप ये कह सकते हो सर यूनिट के हिसाब से एक यूनिट की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। भाई एक यूनिट आपके पास में वृद्धि हो रही है ना, और तो एक यूनिट की वृद्धि कितने साल में हो रही है, आप ये कह सकते हो सर एक यूनिट की वृद्धि हो रही है आपके पास है, यहाँ से कितना साल लग रहा है आपके पास है 4 साल। तो एक यूनिट का मान कितना है 4। अब जिसका भी आपको मान निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर आपको इसकी आयु निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसकी आयु निकालनी है तो आप 7 से मल्टीप्लाई। अगर वो ये कहना चाहता है कि वर्तमान में इनकी आयु का अंतर बताइएगा, तो ये अंतर कितने का है आपके पास है 5 का है। यानी सर हमसे ये 5 का मान पूछना चाह रहा है। और आप ये बात ध्यान रखिए, चाहे वह ये कहे कि वर्तमान में अंतर कितना है
चाहे 4 साल बाद अंतर कितना है, समान आएगा। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। मान लीजिए आप आपके भाई से 5 वर्ष बड़े हो, तो लाइफ टाइम 5 वर्ष बड़े ही रहोगे आप। कभी भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर वो उनमें अंतर 5 साल का ही आएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकदम राइट आंसर आएगा, जो किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिएगा ये डिफरेंस अलग अलग है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये कंप्लीट जानना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यूट्यूब पर कि आयु संबंधी उपकार क्लासेज जयपुर। पहले आप लिखिए आयु संबंधी और उपकार क्लासेज जयपुर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। आप यकीन मान के चलिए बिल्कुल टाइप बाय टाइप ये पढ़ा रखा है। चलिएगा अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास है मध्यानुपाती का। यानी कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है या तो मध्यानुपाती का, या तृतीय अनुपाती का, या फिर चतुर्थ अनुपाती का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यानी कि एक तो क्या पूछा जाता है सर, आपसे पूछा जाएगा मध्यानुपाती। आपसे क्या पूछा जाएगा, एक तो मध्यानुपाती। अगर कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, आपको अंडर रूट का निशान ए और बी, बस ये मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। ए का मतलब क्या है, पहली संख्या, और बी का मतलब क्या होता है, दूसरी संख्या। सीधे रट्टा मारो, उसी में फायदा है। वैसे तो हम ये कह सकते हैं सर मध्यानुपाती, जैसे ए अनुपात बी और ये x समानुपात x और ये b है, तो आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल होता है। लेकिन आप इतना मत करिएगा, सीधे मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है सर, दोनों को गुणा करके रूट लगा दीजिएगा, ठीक है, ये मध्यानुपाती का होता है, ठीक है। फिर अगर आपसे, या फिर एक काम करिएगा, आप मध्यानुपाती मत समझिएगा, पहले समझिएगा सबसे पहले तृतीयानुपाती, कि हम तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपाती, सर तृतीय अनुपाती हम ऐसे निकालते हैं कि जो पहली संख्या होती है ना, इस पहली संख्या का भाग देते हैं हम दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। पहली संख्या का हम भाग के समय देते हैं दूसरी संख्या को 2 बार लिख के। और अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछ लिया जाए तो सर चतुर्थ अनुपाती में भी हम सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इसमें भी हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, लेकिन किस में लगाते हैं, हम लगाते हैं बी और सी में। यानी कि जब भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा तो हमारे पास है कितनी संख्या अवेलेबल रहेगी, 3 संख्या। चौथे अनुपात पूछेगा तो, और इसके अलावा तीसरा अनुपात पूछे, या फिर आपसे क्या पूछे, या फिर सर हमसे मध्यानुपाती पूछे, तो हमारे पास है 2 संख्या ही अवेलेबल रहेगी। और हमको क्या करना है, अंडर रूट दोनों संख्या को गुणा करके अंडर रूट लगा देना है। यानी कि तीसरे अनुपात में भी हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, और चौथे अनुपात में हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, लेकिन मध्यानुपाती में हम ये यूज करते हैं। तो इनको आप रट्टा मार सकते हो, और वैसे नॉर्मल है। चलिएगा आइएगा हम समझते हैं अब थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी आपके पास है 2 संख्या, फर्स्ट संख्या ये रही, सेकंड संख्या ये रही, इसके बीच मध्यानुपाती बताना है। ये तो कन्फर्म हमने कर लिया है। क्या कर लिया है कि सर दोनों संख्या गुणा होगी, गुणा होने के बाद इनके ऊपर अंडर रूट का निशान लगेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर अंडर रूट का लगेगा निशान, तो अंडर रूट का निशान हम लगा देते हैं, ये हमारे पास है, ठीक है। अब दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे सर कि पहले 15 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 18 पिंजो कितना हो जाएगा आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 90, हासिल की 9 लग जाएगी। 18 कम 18 9 कितना होता है आपके पास है 27, यानी 270 हो गया, ठीक है। यानी 18 को हमने क्या किया, पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 18 को आप इससे गुणा करिए, तो 18 दूनी का 36, माइनस का निशान आएगा, और ये हो जाएगा 36, और अंडर रूट के अंदर आएगा आपके पास है 2। एक बार फिर से सुनिएगा, हमने क्या किया, ये जो 18 आपको दिखाई दे रहा है, पहले हमने इससे गुणा किया और बाद में हमने इससे गुणा किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे, इसका जो सेकंड वाला पद है ना, इसको पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी निशान है इनके बीच में किसका निशान है, प्लस का है। तो 15 8 कितना होता है आपके पास है 120, और ये हो जाएगा आपके पास है √2। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या जाएगी यहाँ पर, तो देखिए 8 दूनी का तो हो गया 16, माइनस का निशान आएगा, ये तो हो जाएगा 16। और जब हम √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं सर रूट हट जाएगा, तो आपके पास है 2 आ जाएगा। अब बड़े ही प्यार प्रेम से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। अब ये देखिए, ये दोनों संख्या तो एक साथ सरल होगी क्योंकि रूट की संख्या है। ये 270 है, 270 में से अगर आप 32 घटा देते हो, अगर आप 270 में से 32 हटाते हो तो कितना आता है, 238। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ तो हमारे पास है 238 आएगा कन्फर्म है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, और 120 में से आप 36 हटाइए, तो 120 में 36 हटाओगे, ये तो कन्फर्म है प्लस का आएगा, और कितना आएगा आपके पास है 84, और इनके पास √2 है, तो बस यही है, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है सी ऑप्शन है।
यानी कि ये अंडरवुड वाली कैलकुलेशंस आपको आनी ही चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तो। वैसे मध्यानुपाती का कुछ नहीं करना था, दोनों संख्या को गुणा करके आपको अंडरवुड लगाना था, मेन कॉन्सेप्ट तो ये था। आइएगा अब कुछ और क्वेश्चनों से हम करते हैं, यानी सारे क्वेश्चन वही है जो पहले आ चुके हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि सर आप ये जो क्वेश्चन है ना, इनको सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज टाइप बाई क्या आपने पढ़ा रखे है क्या कहीं पर, तो मैं आपसे ये कहूंगा अगर आपको इस तरीके से कोई बैच चाहिए जिसमें आपको सीट मिलेगी बाकायदा प्रिंटेबल, जिसका मार्केट से आप प्रिंट आउट ले सकते हो, यानी दो तरीके की शीट मिलेगी, एक प्रिंटेबल जिसमें क्वेश्चन और सिर्फ आंसर रहेगा, और एक डिजिटल बोर्ड का सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको पढ़ो, यानी मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा और वहां पर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच मिलेगा। बहुत सुंदर तरीके से उसको डिजाइन किया है, बहुत अच्छी तरीके से, लगभग उसमें कंप्लीट कोर्स होने वाला। कुछ चैप्टर सभी बचे हुए वो इस महीने में कंप्लीट हम कर देंगे, यानी कंप्लीट कोर्स लगभग आपको एक साथ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो मैथ स्पेशल के लिए उसी के ऊपर एक और बैच है मैथ स्पेशल के नाम से, उसे आप ज्वाइन करिए। उसके अंदर ये रेलवे वाला फ्री मिलेगा आपको, ये बैच ऑलरेडी क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो आप एक बार प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर अगर आपको अच्छा लगे कोर्स, कुछ डेमो क्लासेज है उनको लीजिएगा, तो फिर आप आराम से परचेज करके और इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्या, पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। तो चलिएगा इसको सॉल्यूशन करिएगा। क्वेश्चन ये है सर हमसे चौथा अनुपात पूछा है, आप ये बताइए अगर इसने चतुर्थ अनुपात पूछा तो हम क्या यूज करते हैं। सर हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं दूसरी और तीसरी को गुणा करके चौथे अनुपात में। तो पहली संख्या कितनी है हमारे पास है 15 है, दूसरी संख्या कितनी है 10 है, तीसरी कितनी है आगे पास में 12 है, बस आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए, वो 5 से काटिएगा 2 बार, 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटिए कितनी बार 3 बार, 3 से काटिए कितनी बार 4 बार, और 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8। देखो उस क्वेश्चन के सामने तो ये टपोरी क्वेश्चन दिखा आपको। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये तृतीय अनुपाती का भी कर लीजिएगा। यानी तृतीय अनुपाती अगर x है तो आपको x का मान बताना है। पहले तो आप ये बताइए हम तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। सर हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, दूसरी संख्या अकेली पड़ जाती है बेचारी, इसलिए हम इसको 2 बार लिख देते हैं, यानी इसका स्क्वायर हमको करना होता है। अब पहली संख्या क्या है आपके पास है, सर पहली संख्या हमारे पास हम 12 है, दूसरी संख्या 24 है, लेकिन आपको 2 बार रिपीट करके लिखना है, 24 × 24 कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार। तो इस तरीके से आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 48, जो कि इस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। यानी बिल्कुल सभी क्वेश्चन ये उसी रेलवे चैंपियंस वाले बैच में से ही हमने लिए है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी वो जो बैच है ना चैंपियंस वाला उसके अंदर पढ़ा चुका हूं मैं, ध्यान में रखिएगा आप। चलिएगा अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चन है आपके पास है समय और कार्य के, यानी समय और कार्य के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को क्रम से 12 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी को काम छोड़कर जाना पड़ा और ए ने बचा हुआ काम पूरा किया। तो आपको यह बताना है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम समय कार्य के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सर समय कार्य के जो क्वेश्चन है ना उनको हम सरल ऐसे करते हैं कि पहली स्टेप, सर पहली स्टेप हमारे पास ये होती है कि हमें ना ऐसे क्वेश्चनों में फिक्स होता है, हम सबसे पहले कुल कार्य निकालते हैं। पहली स्टेप हम क्या करते हैं, सर समय कार्य का कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसमें टोटल कार्य निकालते हैं। अब आप ये कहोगे टोटल कार्य आता कैसे है, तो सर टोटल जो कार्य होता है ना वो आता है आपके पास है एलसीएम लेने से। ये किससे आएगा आपके पास है एलसीएम से आएगा। फिर दूसरी स्टेप क्या होती है, सर दूसरी स्टेप ये होती है कि इसके बाद हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, इनकी हम कार्य क्षमता निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता आती किससे, तो कार्य क्षमता आती है आपके पास है भाग देने से, भाग देने से। अब आप ये कहोगे किस में किसका भाग देना है, तो थोड़ा सा वेट करिए। फिर तीसरी स्टेप क्या आएगी, सर तीसरी स्टेप आपके पास आएगी, आपसे जो भी पूछा, जैसे समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, सर समय का फॉर्मूला होता है कार्य बटे एफिशिएंसी। ये हमारे पास है समय का फॉर्मूला होता है। यानी कि 2 स्टेप तो परमानेंटली फिक्स है। तीसरी स्टेप आपसे क्या पूछा है, जैसे अगर आपसे समय पूछा है तो समय कैसे निकलता है, सर जब हम कार्य में भाग देते हैं ना कार्य क्षमता का, तो हम समय निकाल सकते हैं। अब क्रॉस गुणा कर लो, अगर कार्य का मान निकालना तो समय को आप इससे गुणा कर लो। यानी यहाँ एक शब्द 3 शब्द, 1 2 3 शब्द है,
एक तो समय है, एक कार्य है, एक कार्य क्षमता है। इनमें से आप तो तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर कार्य का मान निकालना तो ये क्रॉस गुणा कर लोगे, इतना तो आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलिएगा, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे। ए और बी किसी काम को 12 और 48 दिन में कर सकते हैं। यानी सर ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो सर ये हमारे पास 48 दिन में कर सकता है। आपका काम क्या है सर? सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य किससे आएगा? एलसीएम लेने से आएगा। अब काफ़ी स्टूडेंटों को दिक्कत आएगी एलसीएम लेने में, सर इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है? तो मैं समय और कार्य के लिए आपको ये बता देता हूँ कि एलसीएम में लेने में आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आप समय कार्य का कोई सा भी क्वेश्चन सरल कर रहे हो, आप उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को पकड़िएगा आप, और उसका मल्टीपल लीजिए कोई। और ऐसा नहीं है कि उसका मल्टीपल बहुत ज़्यादा लेना होता है, नॉर्मल 10 से छोटा ही मिलेगा आपको। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे सर हमारे पास है सबसे बड़ी संख्या 48 है, तो या तो आपके पास खुद 48 ही इनका एलसीएम आएगा, या फिर 48 नहीं है तो 48 का डबल कितना होता है आपके पास? 96 वो आएगा, या फिर इसका 3 गुना आएगा, लेकिन आएगा इसी लाइन में। और आप यकीन मानिए 2-3 बार आप टेबल बोलोगे ना, उसी में आपको एलसीएम पता लग जाता है 99% क्वेश्चनों में। तो एलसीएम की टेंशन खत्म है। कैसे खत्म है? कि सर सबसे बड़ी संख्या लो, या तो वो खुद ही होगी या फिर उसके 1-2 बार टेबल बोल के देख लो। तो हमारे पास है सर टोटल कार्य कितना हो गया? 48 हो गया। इसके बाद क्या करना है? कार्य क्षमता निकालनी है भाग देने से। देखिए इसका भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा आपके पास है? 4 बार। इसका भाग कितनी बार? 1 बार। यानी ये हमारे पास इनकी कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता का मतलब ये है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा? उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, यानी साथ मिलकर के उन्होंने काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन 4 दिन के बाद बी को काम छोड़कर जाना पड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसने ये कहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू तो किया, लेकिन 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कौन काम को छोड़ के जा रहा है आपके पास? है सर बी छोड़ के जा रहा है। तो जो काम छोड़ के जाता है उसका काम हम माइनस कर देते हैं। उसका काम हम क्या कर देते हैं? माइनस। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इनका 4 दिन का काम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर के काम किया है। तो दोनों मिलके, आप ये होता है ये कितना काम करता है? 4। ये कितना काम करता है? 1। दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? तो आप ये कहोगे सर 5 काम करेंगे। और उन्होंने कितने दिन काम किया? इन्होंने 4 दिन काम किया। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से आपके पास है टोटल कार्य कितना हो गया? 20 हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया आपके पास? है 20 हो गया। अब आपके पास है, अब आपके पास है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 48 में से इतना काम तो हो चुका है। अगर इतना काम हो चुका है फिर काम कितना बच गया? सर हमारे पास है काम बच गया, देखिए इसमें से हटा दीजिए 8 और 2 28। 28 काम अभी भी बचा हुआ है। अब मुझे आप ये बताओ इस काम को करने के लिए कौन आएगा? उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, और ए ने बचा हुआ काम अकेले पूरा किया। बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? यानी हम ये कह सकते हैं सर इसको कौन करेगा? ए करेगा। अब ए करेगा तो ए का समय हम कैसे निकालेंगे? सर ए का जो हम समय निकालेंगे ना, वो निकालेंगे कि बचा हुआ काम और किस एफिशिएंसी से करेगा? इस एफिशिएंसी से। तो आंसर कितना आएगा आपके पास? है 7 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में। अगर आपसे ये पूछता कि बचा हुआ काम नहीं, कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आपको इसमें 4 और ऐड करना पड़ता, फिर आपके पास 11 आंसर आता। क्यों आता? क्योंकि 7 दिन में तो इसने बचे हुए काम को किया है, और 4 दिन इसने पहले भी काम कर लिया, तो फिर आपका आंसर 11 आता। लेकिन यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपके पास? है 7 आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। एक बार फिर से समझिएगा। आप ये बताइएगा, ये दोनों मिलके कितना काम करे? 5। 5 काम एक दिन में कर सकते हैं, इन्होंने 4 काम किया, यानी कि सर इन्होंने 20 काम तो कर दिया। तो हम एक काम करते हैं, 20 को इसमें से कम कर देते हैं। यानी कि जो 4 दिन का हिसाब है वो तो हम बराबर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 4 दिन के बाद ये भाई साहब जा रहा है, ये भाई साहब जा रहा है, इसलिए अब ये जा रहा है तो इसके साथ वो दूसरा भी काम कर रहा था। तो हम ये कहते हैं कि सर मान लीजिए 48 में से 20 काम हो गया, 28 ही बचा काम। अब 28 जो बचा हुआ काम है, इसी बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा? तो 7 दिन में। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता कि आप ये बताओ ए का टोटल समय कितना है, तो आंसर कितना आता? 11 दिन आंसर आता, क्योंकि ये 4 दिन पहले भी कर चुका है। तो इसमें एक तो ऐसा बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें कोई बाद में छोड़ के चला जाता है, जबकि एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है जिसमें देखो उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम को छोड़ के चला गया। और एक क्वेश्चन आपके पास है ऐसा बनता है, और आपके पास है दूसरा टाइप ये होता है। देखिएगा, यानी इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखिए सर ये जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, ये तो कह रहा था कि 4 दिन के बाद बी को काम छोड़कर जाना पड़े,
तो पहले तो यानी ऐसे क्वेश्चन को हमने ऐसे सरल किया था कि सर जो भी काम था ना उसको हमने माइनस किया था। अब हम उस क्वेश्चन को सरल करते फिर दोनों क्वेश्चनों के आपस में कंपेयर करेंगे कि कैसे हम इनको इजीली तरीके से समझ पाए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, सर ए किसी काम को कितने दिन में करता है, आपके पास है 10 दिन में, लिख दीजिएगा। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, आपके पास है 15 दिन में। एलसीएम लेने का तरीका आपको बता दिया, बड़ी संख्या को उठाइए, या तो खुद है या उसकी टेबल, 15 कम 15, 15 दूनी का 30, बिल्कुल काम चल गया हमारे पास। इसके बाद कार्य क्षमता निकालिए, इसका भाग कितनी बार, 3 बार, इसका भाग कितनी बार, 2 बार। यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये एक का काम है 1 दिन का, ये बी का 1 दिन का काम है, यानी 1 दिन में ये इतना इतना काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया है। ये लीजिएगा, उन्होंने काम तो एक साथ शुरू किया, यानी ए तो बी एक ऐसा आदमी जो बी ने कहा मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो ए है वो ये कह रहा है मैं तो 5 दिन पहले काम छोड़ करके घर जाऊंगा, इसने ये कहा। तो देखिए अगर आप रेलवे में जॉब करने के सोच रहे हो या रेलवे का सपना है आपका, तो अगर आप ये कहते हो कि मुझे तो घर पे काम है, मैं तो 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, तो आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये मैं बता देता हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी और आपसे ये कहा जाएगा कि पहले तो काम करो फिर छुट्टी मिलेगी। तो ऐसा ही है ये भी, ये क्या कर रहा है आपके पास है, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए जाना चाहता है। तो ए पहले बात तो ये बताओ कि 5 दिन में कितना काम करेगा। सर ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो ये 5 दिन में कितना काम कर लेता, सर ये 5 दिन में 15 काम कर लेता। तो इससे ये कहा है तो 15 काम कर पहले तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसका जो 15 काम है ना वो इसमें जुड़ेगा, इसका 15 काम इसमें जुड़ेगा। अब आपके पास टोटल काम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 45। अब आपके पास है टोटल काम 45 हो गया, तो इस काम को अब इन दोनों पे मिलके करवाइएगा आप। क्यों, क्योंकि ए तो ये कह रहा है, वो बी तो ये कह रहा है मैं तो शुरू से लास्ट तक करूंगा। अब इस काम को शुरू से लास्ट तक वो भी करेंगे, यानी दोनों का समय आपको यहाँ निकालना है, ए प्लस बी का समय। तो ए प्लस बी का समय कैसे आएगा, सम बराबर क्या होता है, सर कार्य बट्टे में एफिशिएंसी, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। तो आंसर कितना आएगा, 9। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। बस इतना सा समझना है कि मान लीजिए आपको बिफोर दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, बिफोर दे रखा है तो ये काम जुड़ेगा, और बाद में देखिए जो नौकरी छोड़ के चला ही गया उस पर हम क्या ही काम करवा लेंगे। आप ये कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को जब आपने सरल किया था ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, ऐसे हमने किया था। आप ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप एक काम करिए, ऐसे मत करिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर दीजिए कि 4 दिन बाद बी काम छोड़ के चला गया, 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो ये बी 4 दिन में कितना काम कर लेगा, सर ये 4 दिन में 4 काम कर लेगा। अगर ये चला ही गया तो इसको जाने दो कि भाई तू तो जा। अब हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है शेष काम कितना बच गया, सर शेष काम हमारे पास है 44 बच गया। ये हमारे पास है क्या है, शेष काम है। ये क्या है हमारे पास है, सर ये हमारे पास है शेष काम है। शेष काम कितना, 44 है। इसको कौन करेगा, सर इसको ए करेगा। तो हम यहाँ से ए का समय निकालेंगे, ए का समय, ए का समय शेष काम का, किसका आपके पास है, शेष काम का कितना आएगा आपके पास है 44 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। तो आप ये कह सकते हो 11 दिन। तो 11 दिन आपके पास है ये ए का शेष काम का समय, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 11 दिन नहीं बताना है, इसे 11 दिन में से वो 4 दिन पहले भी कर चुका है, इसे 11 दिन में से 4 दिन पहले भी कर चुका, तो उसका काम 7 दिन आएगा आपके पास, उसका काम कितना आएगा, 7 दिन आएगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि सर यहाँ पर ऐसे करना चाहते हैं हम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल समय आएगा ना उसमें से इसने जो पहले काम कर लिया, यानी कि इस पर हमने टोटल काम करवा लिया 44, और जबकि इसने 4 दिन पहले कर लिया, तो वो आपको घटाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चनों का आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे करो, अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना तो दोनों का कार्य एक साथ निकाल लो आप, तो कि सर दोनों 5 दिन है, 5 दिन में से 4 दिन 7 काम करते हैं, उसके बाद यानी 4 दिन का तो हिसाब क्लियर कर दो आप। तो फिर हमारे पास 28 काम बच जाएगा। इस 28 काम को करेगा कौन, फिर ए करेगा। तो ए का समय बता दो आप, ए का क्या बता दो समय। तो 28 में किसका भाग दे दो आप, 4 का। तो हमारे पास 7 दिन आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत समझे होंगे। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगा समझो आपको। देखिए इसको भी छोड़िए, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, यानी सर ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में।
सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सबसे पहला काम क्या है आपका सर? एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी संख्या उठाओ और इसकी टेबल बोलते जाइए। 15, 30, 45, 60। बिल्कुल सर, 60 में हमारा काम चल गया तो ये 60। इसके बाद क्या करना है? इसका भाग इसमें दीजिए कितनी बार? 10 बार। इसका भाग कितनी बार? 5 बार। इसका भाग कितनी बार? 4 बार। अब इससे पूरी लाइन आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी जो आप पहले नहीं समझ पाए थे। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब आप बताइए, जो नौकरी छोड़ के ही चला जाएगा उस पर तो आप काम नहीं करवा सकते, तो जो छोड़ के जाएगा उसका तो माइनस होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर बी छोड़ के जा रहा है और 4 दिन के बाद बी कहाँ पर है? आपके पास है, ये रहा। तो हम ये कह सकते हैं सर बी का हिसाब करेंगे हम। बी का हिसाब कैसे करेंगे? बी का हिसाब हम ऐसे करेंगे सर, ये हमारे पास है 4 दिन के बाद जा रहा है, तो ये हम यहाँ पर कर देंगे माइनस का 20। तो इसका काम हम, बी का काम 20 दिन बनता है जो कि हमको माइनस करना है क्योंकि ये 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। सी कहाँ पर है? सी ये रहा। और ये कह रहा है कि मैं 3 दिन पहले काम छोड़ देता हूँ। इससे कहा कि तू जा तो सही, पहले काम को कर और जब जाना। क्योंकि अगर कहेगा कि मैं पहले जाना चाहता हूँ तो उससे आपको ये कहना आपको काम करवा के जाना है, तो उसके काम को तो आप जोड़ दीजिए। जो धमकी दे रहा है नहीं मैं तो पहले ही जाऊंगा, उसको तो पूरा काम करवाना है आपको। और जो कह रहा है मैं तो गया छोड़ के, उसको आपको फिर अगले आदमियों से करवाना, उसका काम आप कम कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा था, आप बताइए कुल कार्य कितने दिन में होगा। यानी सर इसकी तो कोई कैलकुलेशन करोगे नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी घर जा चुका है। अब आपके पास पहले तो यहाँ पर टोटल काम कितना बचेगा? हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 72 हो जाएगा। 72 में से 20 घटाओगे तो 52 कार्य है हमारे पास। 52 कार्य अभी बचा हुआ है, इनको हमने सरल किया, 52 आया। इसको कौन करेगा सर? इसको अब करेगा ए और सी, एसी करेंगे। इसको कौन करेंगे? एसी। तो बस एसी का समय बता दीजिए। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता सकते हो सर 52 कार्य को एसी करेंगे। ए एक दिन में 10 काम कर सकता है और ये कितना काम कर सकता है? 4। तो हम ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा आपके पास है सर? ए और सी 10। बिल्कुल। तो 2 से काटो, कितनी बार कटेगा आपके पास है सर? 2 से काटेंगे तो हमारे पास 26 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है सर? 2 से काटेंगे तो, अरे यार कहीं गलती कर रहे हैं क्या अपन इसमें? और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 7 बार। 26/7 है क्या? 26/7 नहीं, नहीं। क्वेश्चन ने क्या कहा था आपके पास है? सी ने कहा, अरे 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 टो सॉरी, इसको कौन करेगा? देखिए इसने कहा है आपके पास में, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने आपके पास में काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद माइनस कर दिया आपने। एक बार भाग दे लेते, इसका भाग 6 बार जाएगा, इसका भाग 5 बार जाएगा, इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास में? 15 चौक 60, 4 बार जाएगा, ठीक है। 52 आ गया आपके पास में। अब क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपका क्वेश्चन है कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये काम हम किस पे करवाना चाहते हैं? बे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया तो हमने क्या किया? सी का काम इसमें जोड़ दिया। ये दोनों 72 हो जाएगा। 72 में से आप 20 घटाओ, 52 आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं सर इस काम को कौन करेंगे? इस काम को सर ए हमारे पास मौजूद है, इस पर भी करवाएंगे, और सी हमारे पास मौजूद है, इस पर करवाएंगे। तो 10 और 4 इन दोनों की जो एफिशिएंसी आपके पास आएगी वो 14 आएगी। 14 से कितना काम करवाना है हमारे पास है? इतना काम करवाना है। तो 2 से हम जैसे ही काटेंगे ये 26 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। यार आंसर तो हमारे पास यही आना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास है 26/5 5 आ रहा है सब जगह ही। या तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बी 3 डेज 4 डेज टोटल कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कहीं गलती करी है क्या क्वेश्चन को? एक बार आप देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें टाइपिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। सॉरी यार, टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, मेरा दिमाग शायद पता नहीं कहाँ पर है। देखो जब, और देखो हम सोचने की बात ये है कि हम जब इसको सही भी कर रहे हैं ना तो 10 का भाग हमेशा इसमें कितनी बार दे रहे हैं? 10 बार दे रहे हैं, जबकि 10 का भाग 6 बार जाएगा। 10 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास में? 6 बार जाएगा। अब हमारे पास में ये कह सकते हैं सर टोटल कार्य कितना हो गया आपके पास है सर? इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी हमारे पास है 10। तो एसी का समय आ जाएगा। एसी का क्या जाएगा हमारे पास है? समय। एसी का समय कितना आएगा? 52/10। तो फिर 13/5।
अब क्वेश्चन आपके पास इजी हो जाएगा। 13/5, 13/5 नहीं, 2 से काटा है ना इसको, 2 से काटा है तो हम ये कह सकते हैं कितना था आपके पास है। शाबाश, क्या दिमाग है यार। सर 2 से काटेंगे तो ये 26 बार और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, तो 26/5 AC का समय आएगा, जो कि हमको किस ऑप्शन मिलेगा, जो कि बी ऑप्शन मिलेगा। इससे मैं आपको एक बात देखिए, अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज़ गलत करी है तो इससे भी आप सीख करके जाइए कुछ ना कुछ। क्या सीख करके जाइए कि कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम अच्छे से जानते हैं और फिर भी ये क्वेश्चन हम पे गलत हो रहा है, तो आप अपने सॉल्यूशन को चेक करने की बजाय पूरे क्वेश्चन को हटा के दोबारा से करें सॉल्व। क्योंकि अगर हम फिर से देखते हैं ना इसका वाक कितनी बार जाएगा, तो हर बार ही हम 10 बार देंगे। तो कभी भी अगर ऐसे गलती होती है तो उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप पूरे क्वेश्चन को मिटाइएगा और फिर से सॉल्व करिएगा। बस सिंपल सी बात ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इसमें से सर एक आदमी था जो पहले आपके पास है, देखिए पहले क्या है, बी ने काम छोड़ दिया, जो नौकरी से छोड़ के चला गया उसे तो माइनस करना है, और जो कह रहा है मैं पहले जाऊंगा उससे कहा काम करके जाना है, तो ये तो काम करके जाएगा और ये छोड़ के गया, यानी -20 क्यों लिखा है, क्योंकि सर ये छोड़ के गया होगा। ये +12 क्यों है, क्योंकि ये कह रहा होगा मैं पहले जाऊंगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। -20 का मतलब क्या है सर, -20 का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि मैं गया, और +12 का मतलब ये है वो कह रहा है कि मैं तो पहले ही जाऊंगा। ऐसे आप यहीं से क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाइएगा। जैसे ही हम इस कैलकुलेशन को सरल करेंगे हमारे पास 52 कार्य बचेगा अभी भी। इस 52 कार्य को कौन करेगा सर, ये बंदा तो गया, तो ए और सी बचे, तो ए और सी का समय 52/10 हो जाएगा। ये 6 और 4 10। उम्मीद कर रहा हूँ कोई समस्या आपको नहीं आएगी अब। यानी हमने ऐसे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये रहा, आप खुद से प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को आप आराम से बना पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, रॉबर्ट, क्रिस, जेरेमनी एक निश्चित काम को इतने इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। रॉबर्ट 5 दिन बाद काम छोड़ता है, तो 5 दिन बाद छोड़ता है तो इसका 5 दिन का माइनस कर देना, और वो 2 दिन पहले इसके 2 दिन के काम को प्लस कर देना। अब जो भी आए वो ये तो चला जाएगा आपके पास, ये तो चला जाएगा, तो बाकी दोनों का आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन की। आइएगा, ये क्वेश्चन औसत चाल का, मैं ये मानता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, चाहे ALP CVT 1 हो चाहे CVT 2 हो, आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये औसत चाल का है। किसका है, औसत चाल का। किसका है आपके पास है सर, हमारे पास औसत चाल का है। तो औसत चाल आखिरकार हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ समझिएगा। औसत चाल हम 2 तरीके से निकाल पाएंगे। फर्स्ट, अगर कोई आदमी मान लीजिए ए से लेकर के केवल बी तक जाता है, केवल बी तक जाता है, और जब वह जाएगा तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर/आवर, और वापस बी से ए तक आता है, केवल बी से ए तक आता है, और स्पीड है आपके पास है 22 किलोमीटर/आवर। और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए एवरेज स्पीड कितनी है, आपसे पूछ लिया जाए एवरेज स्पीड कितनी है, तो आपको करना क्या है सर, एक फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, 2xy/x+y। ये सबसे बेस्ट है, किलोमीटर/आवर आपके पास होगी। यानी कि ये फॉर्मूला कब लगता है सर, ये फॉर्मूला जब लगता है जब एक आदमी ए से केवल बी तक जाता है और फिर आता है। अब आप ये कहोगे, मान लीजिए सर कोई आदमी ए से पहले बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, अब आप बताओ क्या करेंगे। या फिर कोई आदमी सी पर गया और वापस ही नहीं आया, तो फिर क्या करोगे। तो फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे औसत चाल पूछ ली जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाए, औसत चाल, तो फिर आप क्या करोगे सर, फिर हम औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, और वो हो जाएगा आपके पास है कुल दूरी, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास है सर, बट्टे में हमारे पास है कुल समय हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास है कुल समय। इस बात को आप ध्यान रखिए। औसत चाल आपसे 2 फॉर्मेट में पूछी जाती है। फर्स्ट फॉर्मेट ये रहा, और सेकंड फॉर्मेट आपके पास है ये रहा। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मेट को आप इसमें नहीं लगा सकते, ये तो सब जगह लगेगा, ये तो बेसिक है। कुल दूरी बटे कुल समय तो आपका सब जगह लगेगा। तो आइएगा हम दोनों के बेस पर एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला तो ये रहा आपके पास है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको तो आप ही बता दोगे, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। क्या क्वेश्चन है आपके पास है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 40 की स्पीड से जाती है। यानी आप ये कह सकते हो सर, एक रेलगाड़ी ए से बी तक जाती है, आपके पास है जाते टाइम स्पीड कितनी है उसकी 40 है, और आते टाइम स्पीड कितनी है उसकी 10 है। बस आपसे क्या पूछा है सर, आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे सर, एवरेज स्पीड 2x का मतलब एक साइड की चाल, y का मतलब आपके पास है दूसरे साइड की चाल, फिर दोनों जुड़ेगा 40 और
10-50, 1 0 से 1 0 खत्म, इससे कितनी बार 8 बार। तो आप ये कह सकते हो सर एवरेज स्पीड 16 आएगी, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको बनाना होता है ऐसे क्वेश्चंस तो। और इसके अलावा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्या करोगे, राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर तो इतने की स्पीड से चलती है और 400 किलोमीटर इतने की स्पीड से चलती है, तो राधिका की औसत चाल बताइए। तो पहले तो आप कुल दूरी निकालोगे, तो कुल दूरी तो कितनी होगी सर, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो 230 और 400 आप ऐड कर दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं सर ये तो हमारे पास है 630, तो आगे आपके पास है डिस्टेंस, ये तो क्या है हमारे पास है डिस्टेंस। अब आपके पास है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल समय निकालिए। कुल समय के लिए सर समय फर्स्ट कैसे निकालोगे, सर T1 निकालोगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले 230 किलोमीटर वह 46 की स्पीड से, और T2 कितनी आएगी आपके पास सर दूसरी बार में 400 किलोमीटर 100 की स्पीड से। तो यहाँ अगर हम काटते हैं तो 23 से कितनी बार कटेगा 10 बार, 23 से कितनी बार 2 बार, फिर कितनी बार 5 बार। यहाँ 5 घंटे आएगा और यहाँ हमारे पास में 4 घंटे आएंगे, दोनों समय हमारे पास में अवेलेबल है। तो एवरेज स्पीड बता दीजिएगा, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी और बट्टे में कुल समय, कुल समय कितना आपके पास है सर, हमारे पास 9 हो जाएगा। भाई दोनों को जोड़ दिया ना हमने 5 घंटे और 4 घंटे को, तो 9 घंटे। तो इस तरीके से सर हमारे पास है 70 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो स्पीड के मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं एवरेज स्पीड के, कि कैसे कैसे आपके एग्जामों में इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है आपके पास है, डिस्काउंट और बट्टा का। ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपके पास है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला फिक्स रखो आप, क्योंकि ये आज से 10 साल पहले भी क्वेश्चन आता था और आज भी आता और आता रहेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा सर, ऐसे क्वेश्चनों में हम लगाते हैं अंकित मूल्य बराबर। फॉर्मूला होता है हमारे पास है, ये क्या है सर, ये है हमारे पास है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा आपके पास है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी लिखेंगे जिसे हम, क्रय मूल्य इनटू हो जाएगा आपके पास है 100 प्लस लाभ परसेंटेज में, और बट्टे में हो जाएगा आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो। अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद नहीं रखते तो इसको इसके बट्टे में ले आओ, इसको क्या ले आइए इसके बट्टे में। तो आप ये कह सकते हो सर मार्केट प्राइस, इसको अंकित मूल्य को हम क्या लिखते हैं सर, मार्केट प्राइस MP लिखते हैं, और क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं सर, हम क्रय मूल्य को लिखते हैं कॉस्ट प्राइस CP, बराबर हो जाएगा आपके पास है 100 प्लस लाभ और 100 माइनस डिस्काउंट। आप जिस मर्जी में चाहे उस मर्जी में इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। 100 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है डिस्काउंट। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जिसका भी आपको मान दिया है उसका तो आप मान रखिए, और जिसका मान पूछा उसको छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक किताब का अंकित मूल्य आपके पास है 776 रुपये है। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस होता है आपके पास है, यानी कि ये तो है आपके पास है सर 767, ठीक है। और एक दुकानदार 20% की छूट देता है, जहां जहां है वहां वहां लिखो आप। तो छूट यहाँ पर आएगी, डिस्काउंट यहाँ पर आएगा, 100 में से 20 घटाओ कितना आएगा आपके पास 80 आएगा। फिर भी 30% का लाभ, तो लाभ यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। पुस्तक का लागत मूल्य, लागत मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी सर हमसे CP पूछा है, बस कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब कैसे करोगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 13 से काट दीजिए आप। 13 से कितनी बार कटेगा, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, 11 बच जाएगा, और 13 नंबर इतनी बार कट जाएगा। अगर सर हमको कॉस्ट प्राइस का मान निकालना तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 8 72, 2 आएगा लास्ट में, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, D ऑप्शन में। तो इस तरीके से सर हमारे पास है 472 करेक्ट आंसर। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर रट्टा मारिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आइएगा हम एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे करते हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि वास्तव में इंपॉर्टेंट है आपके पास है। देखिएगा इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी है ना फॉर्मूला उसको लिखिए। मार्केट प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है आपके पास है सर, हमारे पास है 100 प्लस लाभ, और ये है आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस क्या है डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितना है इसका सर, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक है, कोई बात नहीं है। अगर कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान लिया तो ये 90% अधिक है, तो 190 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
भाई किसी को तो हम 100 मान सकते हैं। इसने कहा कि अगर ये 100 है तो ये इससे 90% अधिक है। आगे देखिएगा, और 71% का लाभ है, तो लाभ ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 171। आपसे क्या पूछा है, कितने परसेंट की छूट है, मतलब इस डी का मान पूछा है, तो कोई बात नहीं है, 100 माइनस क्या लिखोगे आप, डी लिखोगे, बस इसको सरल कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 से 10 खत्म। 19 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर, 19 से 9 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 100 माइनस डी बराबर हो जाएगा आपके पास है 90। तो ये इधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास है, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का डी बराबर माइनस का 10, तो डी से माइनस कट जाएगा, तो कितना डिस्काउंट आएगा आपके पास है 10% का। लैंग्वेज बेकार थी क्वेश्चन की, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आपको फिर कहूंगा कि आप इसे, और शायद याद भी होगा यार, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टीचर से कोचिंग कर रहे होंगे ना, जरूर रटवाया होगा आपके इस फॉर्मूले को, ठीक है। आइएगा, तो ये कुछ क्वेश्चंस तो थे आपके पास में जो मुझे मिले थे। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको घन और घनाभ के करवा देता हूँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको रटवा देता हूँ इनका, और फिर आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि क्लास तो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिनके एग्जाम 14 को है, 15 को है, 16 को है, सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख करके बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। तो आराम से पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, फिर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ क्लास प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। आइएगा, चलिए। तो किस चीज का क्वेश्चन है आपके पास है सर, ये जो क्वेश्चन है आपके पास है वो क्वेश्चन है आपके पास है घनाभ का, यानी क्यूबॉइड का। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग इतना दे रखा है। मैं आपको कंप्लीट शॉर्ट में समझा देता हूँ एक बार कि घनाभ क्या चीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्यूबॉइड के बारे में आइएगा, फिर इस क्वेश्चन को बड़े प्यार प्रेम से आप बना पाओगे। सर अगर हम बात करें किस चीज की, मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन क्या होता है, देखो मैंने जो क्लास हम पढ़ाया उसी को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मेंसुरेशन में एक होता है आपके पास है 3D, यानी 3D के अंदर सर हम सबसे पहले उन आकृतियों का वॉल्यूम निकालते हैं। 3D में कौन कौन सी आकृति आती है थोड़ा हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिएगा, एक होता है आपके पास है क्षेत्रफल, एक होता है आपके पास आयतन, एक होता है आपके पास है क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है आपके पास सर, आयतन होता है हमारे पास है वॉल्यूम, यानी कि आयतन का अर्थ क्या होता है सर, आयतन का अर्थ होता है तीन भुजाओं का गुणनफल। आप तीन भुजाओं को गुणा करिए, किसी भी आकृति का आप आयतन निकाल सकते हो। तीन भुजाओं को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसी भी आकृति का क्या निकाल सकते हो आप, वो आयतन निकाल सकते हो। यही कारण है कि सर जब भी हम आयतन निकालते हैं तो आयतन के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये किस में आता है, घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में। तो ये 3 पावर क्यों आती है, क्योंकि इसमें 3 भुजा ही गुणा होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज का एरिया निकालेंगे तो एरिया का जो रियल अर्थ होता है कंपटीशन के हिसाब से, वो ये होता है सर दो भुजाओं का गुणनफल। यानी किसी भी आकृति की दो भुजाओं को आप मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। यही कारण है कि एरिया के ऊपर हम स्क्वायर लिखते हैं वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में। यानी इसमें दो भुजा गुणा होकर वर्ग बनाती है, और इसमें तीन भुजा मल्टीप्लाई होकर क्यूब बनाती है। और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आप वहां देखोगे चैंपियंस वाले बैच में बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। उसमें ये भी पढ़ा रखा है कि आपको कौन कौन सी आकृतियों के बारे में पढ़ना है, गोला, घनाभ, शंकु, बेलन, पिरामिड वगैरह सब कुछ बिल्कुल बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है। इसके अलावा ये बता रखा है कि आप इसमें पढ़ोगे दो तरीके की आकृतियां पढ़ते हो, दो तरीके की आकृतियां, एक फ्लैट आकृति